वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका एके एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य। आज से इंग्लिश की पेडागोजी जो कि सीटेट के प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाएंगी, उनमें जो कि अभी 2023 में सारी परीक्षाओं में जितने भी शेड्यूल में होने वाले हैं सीटेट की परीक्षा, उसमें ये सारे सवाल उस परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास में यदि आप नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यहाँ से यदि आप इस क्लास में रेगुलर बने रहते हैं तो इंग्लिश की पेडागोजी आपकी निश्चित रूप से आप इस 15 पेडागोजी पूछी जाती है, इस 15 में से कम 13 या 14 नंबर आप ला ही पाएंगे यदि इस क्लास में रेगुलर बने रहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, रेमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स। मतलब रेमेडियल टीचिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट किस के लिए किस वजह से मतलब की जाती है, ये पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, डायग्नोजिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, या फिर ऑप्शन नंबर सी एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स, या ऑप्शन नंबर डी टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट। मतलब यहाँ पे सवाल है, आपसे पूछा गया कि रेमेडियल टीचिंग आखिर की किस लिए जाती है, इसका जवाब आपको देना था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ये रेमेडियल टीचिंग जो है, लर्निंग में जो गैप्स होते हैं, जो लर्निंग में जो अधिगम में जो गैप होता है बच्चे का, कि बच्चा आखिर क्लास जब टीचर ख़त्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं पढ़ाने के बाद, तो उन बच्चों से फीडबैक ली जाती है कि आखिर आपने जो मैंने पढ़ाया वो कितना कुछ सीख पाए हैं आप। तो इसके लिए रेमेडियल टीचिंग की जाती है। ओके, तो यहाँ से बच्चे बच्चे क्या करते हैं, जवाब देते हैं, और अगर बच्चे ने गलत जवाब दिया तो बच्चा गलत कहाँ जवाब दे रहा है, तो ये लर्निंग में गैप कहाँ है वो फाइंड आउट किया जाता है रेमेडियल टीचिंग के द्वारा। ओके, तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे डायग्नोजिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम। मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम का महत्व क्या होता है, ये आपको बताना है। यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है, गठित किया जाता है। ओके, चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपटीशन के लिए, या सेकंड ऑप्शन एनिमी के लिए, या सी सिंपैथी के लिए, या फिर डी कोलैबोरेशन के लिए। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप इस क्लास की नोटिफिकेशन डेली चाहते हैं तो इस क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ओके, इससे क्या होगा कि क्लास की डेली नोटिफिकेशन आपके पास चली जाती रहेगी। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि इंग्लिश की पेडागोजी यूट्यूब पे ना के बराबर लोग करवाते हैं, और मैं यहाँ पे आप सबके लिए ये इंग्लिश की पेडागोजी की क्लास लेके आया हूँ। ये क्लास तब तक चलेगी जब तक कि आपकी सीटेट के एग्ज़ाम हो नहीं जाते। तो बिना कुछ सोचे आप अभी अभी के अभी ये क्लास सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपकी इंग्लिश की पेडागोजी में कम से कम 13 नंबर तो आपके पक्के होने ही चाहिए। ओके, यदि आप चाहते हैं कि 13 से 14 नंबर आप ला पाएँ इंग्लिश की पेडागोजी में, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और क्लास की पीडीएफ की बात की जाए तो एके एकेडमी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास की पीडीएफ। ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप को। ओके, जो चैनल का लोगो है वहाँ पे भी वही लोगो होगा आपको ये टेलीग्राम में। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा कोलैबोरेशन के लिए। इंक्लूसिव क्लासरूम कोलैबोरेशन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि बच्चे एक दूसरे से सीख पाए, एक दूसरे को सिखा पाए, एक दूसरे का जो ये एक दूसरे के समाज से जो बच्चे आए हैं अलग अलग समाज के, वो अपने समाज की बात सिखा पाएँ और अगर दूसरे बच्चे अपने समाज की बात सिखा पाएँ। पीयर ट्यूटरिंग वाली बात हो जाती है, बच्चे एक दूसरे से सीख पाएंगे। जो बच्चा कुछ कम जान रहा है, जो ज़्यादा जानने वाला है, वो उसकी हेल्प करेगा। तो ये क्या होता है, कोलैबोरेशन से ही होता है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज़ टू। मतलब मैकेनिकल ड्रिल किस लिए करवाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, स्ट्रेंथन द रोट लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर्स। ऑप्शन नंबर बी, encourage creative use of language among the learners,
या फिर ऑप्शन नंबर सी इम्प्रूव द फ्लुएंसी ऑफ द लर्नर, या ऑप्शन नंबर डी इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द लर्नर्स। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके, तो चलिए 5 सेकंड आपके पूरे हुए और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इनकरेज। ऑप्शन नंबर बी इनकरेज क्रिएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज एमंग द लर्नर्स। बच्चे क्या कर पाएँ, भाषा को क्रिएटिव रूप से क्या कर पाएँ, रख पाएँ, ठीक है, इसलिए मैकेनिकल ड्रिल करवाया जाता है। ड्रिल मतलब प्रैक्टिस। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल पे, इसमें कुछ खास और है नहीं, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, पीयर वर्क, ग्रुप वर्क एंड होल क्लास वर्क बिकॉज दीज। यहाँ पे आपको बताना है कि लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, पीयर मतलब कि जो लर्नर होते हैं वो उनको इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से भी कुछ काम दिए जाते हैं, ग्रुप में कुछ काम दिए जाते हैं, कुछ क्लास वर्क्स दिए जाते हैं। आखिर ये दिए क्यों जाते हैं, किस किस चीज़ के निर्माण के लिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, प्रोवाइड द लर्नर्स इनफ अपॉर्चुनिटीज़ टू रिलैक्स इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, या फिर ऑप्शन नंबर बी हैव द सोल एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वेराइटी इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, या फिर ऑप्शन नंबर सी enable the already overworked teacher to preserve her energy thereby becoming more effective, या फिर ऑप्शन नंबर डी afford the learners opportunity to use the language in a focused manner for real life interaction। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इजी है। चलिए आपके पास 5 सेकंड है तो इसका आंसर आप करेंगे। यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि बच्चे को व्यक्तिगत रूप से और फिर समूह में, व्यक्तिगत रूप से भी और समूह में भी कोई भी काम क्यों दिया जाता है, उसके देने के पीछे के उद्देश्य क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूँ, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अफोर्ड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ द लैंग्वेज इन अ फोकस्ड मैनर फॉर रियल लाइफ इंटरेक्शन, ताकि बच्चे क्या कर पाएँ, अपने वास्तविक दुनिया में एक दूसरे से बात कर पाएँ, ठीक है, अपनी बातों को रख पाएँ। इसलिए बच्चों को क्या व्यक्तिगत रूप से या फिर ग्रुप में होमवर्क या फिर कोई भी काम प्रोजेक्ट वर्क वगैरह दी जाती हैं, ताकि बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मतलब दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड only after teaching a lesson, या फिर ऑप्शन नंबर सी while all formative tasks are meant for improving teaching learning some are used for assessment too, या फिर ऑप्शन नंबर डी formative assessment helps us to grade students into good, average and poor। तो यहाँ पे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जब ट्रू पूछा है तो डी तो पहले ही मतलब आप पढ़ के देख लीजिए ये गलत है, ठीक है। बच्चे को कभी भी लेबलिंग नहीं करना, कैटेगराइज नहीं करना है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुअर, एवरेज, गुड में कैटेगराइज करने को कह रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो डी तो आप हटा ही दीजिए, तो डी नहीं होगा, ठीक है। आगे आगे देखिए, ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट, तो ये भी नहीं होगा कि सारे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हैं, जो फॉर्मेटिव टास्क हैं वो क्या असेसमेंट के लिए ही दिए जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। फॉर्मेटिव, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं, वाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग सम आर यूज्ड फॉर असेसमेंट टू। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही होगा जो कि सही जवाब होगा। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल है, when young learner seems to lose interest in a lesson the teacher should। जब कोई जो यंग लर्नर है या फिर जो आपका स्टूडेंट है वो क्लास के अंदर ये इंटरेस्ट लॉस कर चुका है, मतलब वो निरसता का भाव उसके अंदर आ गया है, तो क्या करेंगे आप एज अ टीचर। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, या फिर ऑप्शन नंबर बी आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, या फिर ऑप्शन नंबर डी आस्क देम टू स्लीप फॉर अ वाइल।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये बहुतों बार पूछा भी गया है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए, आपके पास 5 सेकंड है। ओके तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, वो सवाल था व्हेन यंग लर्नर सिम्स टू लॉस इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड, तो टीचर को क्या करना चाहिए, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, आस्क देम टू सिट क्वाइटली, नो। ये तो बी तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब बच्चे को ये कहें कि चुपचाप बैठ जाओ, तो ये बी बी जो कहा जा रहा है बी तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो बी नहीं होगा, यहाँ से बी नहीं होगा, ठीक है, कि बच्चे तुम चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, ये भी नहीं होगा कि तुम जाओ बाहर खेलो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, ये भी नहीं होगा। आस्क देम टू स्लीप फॉर अ वाइल, ये भी नहीं होगा कि जाओ आप कुछ समय के लिए सो जाओ, तो ये भी नहीं। तो इसीलिए जब हमने 3 ऑप्शन छाँट ही दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे एक कहानी बच्चे को बताना है और जिससे कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा रुचि उत्पन्न हो जाए। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद फिर अपना लेसन टीचर शुरू कर देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। The right of children to free and compulsory education Act 2009 has included all-round development of the child as one of the aims of education because, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इट नर्चर द फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड, या फिर ऑप्शन नंबर बी, इट इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ वर्क स्पेस, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, एवरी चाइल्ड ग्रोज रैपिडली बिटवीन 6 to 4 years, या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रॉपर हेल्थ केयर इज़ इसेंशियल। ये यहाँ पे क्या होगा जल्द से बताएंगे। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 has included all-round development of the child as one of the aim of education because तो because यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मेन थीम है, मेन एम है, वो क्या है, तो ये है इट नर्चर्स द फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड, ताकि ये क्या कर पाए, बच्चे का पोषण कर पाए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से। इसलिए क्या किया जाता है, 2009 में ये क्या फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी, RT एक्ट की बात की गई थी, RT एक्ट 2009, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। द टीचर डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज, मतलब टीचर किसी भी बच्चे को, टीचर डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर डायरेक्टली बिकॉज, टीचर बच्चे को किसी भी नए वर्ड का मीनिंग नहीं बताना चाहिए, वो किस लिए। ऑप्शन नंबर ए, लर्नर्स डू नॉट लाइक टू गो टू बी गिव द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी, इफ प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू puzzling out using clauses, या फिर ऑप्शन नंबर सी, लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी, वोकेबलरी विल नॉट बी एनरिच्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, चलिए आप आंसर कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, मैं दे रहा हूँ, जल्दी से आप आंसर कीजिए। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लॉजेस, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं मेरे क्लास का अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग, क्या होगा, नॉन फॉर्मल लर्निंग का, एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग का क्या महत्व होता है या क्या रोल होता है नॉन फॉर्मल लर्निंग का। चिल्ड्रन लर्निंग, मतलब इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नॉन फॉर्मल लर्निंग को शो करता है। ओके, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, चिल्ड्रन लर्न टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रन लर्निंग अ न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू कोरेस्पॉन्डेंस लेसन, या ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रो फ्रॉम देयर आर्ट टीचर। यानी कि यहाँ पे जो सबसे राइट जवाब होगा वो क्या होगा, जल्द से बताएंगे। विच आर द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग को कौन सा फॉलो करने वाला ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, जल्द से आंसर करेंगे।
ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू कोरेस्पोंडेंस लेसन। ओके, चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू कोरेस्पोंडेंस लेसन, यानी कि चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू कोरेस्पोंडेंस लेसन, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट जवाब हेयर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क्स हेल्प्स इन डेवलपिंग, मतलब ग्रुप प्रोजेक्ट जो बच्चे को दिया जाता है वो बच्चे के अंदर किस चीज़ के विकास के लिए दिया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अ हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर ऑप्शन नंबर सी कंपटीशन एमंग लर्नर्स टू एक्सेल इन अकेडमिक्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुड मेमोरी इन द यंग लर्नर्स। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसीलिए इसका आंसर जल्दी से करेंगे और सही सही आंसर करेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखेंगे जब मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, ओके, तो कोलैबोरेशन यानी कि कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसीलिए बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है ताकि बच्चा क्रिटिकल रूप से सोच पाए, ठीक है, एक दूसरे से विचार विमर्श कर पाए, एक दूसरे की सहायता से कुछ नया सीखे या करे, इसलिए क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट जवाब। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर कोलैबोरेशन डेवलप होगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी डेवलप होगी। ओके, और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को सब्सक्राइब और अब एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करेंगे ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ पाएँ। फ्रेंड्स, अगला सवाल है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रेन, मतलब बच्चे के अंदर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए या प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए फैक्चुअल क्वेश्चन, या फिर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए में दिया है फैक्चुअल क्वेश्चन, क्या बच्चे को फैक्चुअल क्वेश्चन देना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन बच्चे को रीडिंग टेक्स्ट के रूप में दिया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जल्द से बताएंगे व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रेन। तो फ्रेंड्स, ये इसका आंसर भी सामने आपको दिख रहा होगा कि क्या होगा। तो ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वुड बी दी राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे क्या कर पाए, सवाल था व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रेन, मतलब चिल्ड्रेन के अंदर, बच्चे के अंदर थिंकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। तो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन बच्चे की, जो बच्चा जवाब दे रहा है वो सुनना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट जवाब, ताकि बच्चा और मोटिवेटेड फील कर पाए और बोल पाए। ऑप्शन अगला सवाल है स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म द आइडियाज, ऑर्गेनाइज ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इज अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स नीड्स टू ब्रेनस्टॉर्म ideas, organize drafts, edit and revise their works in is a process which reflects। इससे क्या होता है, कौन सी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइटिंग स्किल्स की बात हो रही है, तो राइटिंग स्किल्स यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा, राइटिंग स्किल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट जवाब। ओके, स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म, बच्चा क्या करेगा, बच्चा ब्रेनस्टॉर्म करेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज करेगा कोई चीज़, या फिर ड्राफ्ट एडिट करेगा, वो कैसे करके, लिख करके, ठीक है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट जवाब है। चलते हैं अगले सवाल पे। टीचर हेल्प्स लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय, मतलब क्या होगा, कैसे बच्चा इंग्लिश के रूप में, मतलब टीचर हेल्प्स लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश, शिक्षक बच्चे को किस प्रकार से हेल्प कर पाए कि बच्चा क्या कर पाए, कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश, मतलब ज्ञान का सृजन कर पाए, निर्माण कर पाए इंग्लिश के लिए या इंग्लिश के रूप में। तो कैसे टीचर कैसे हेल्प करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गिव द लर्नर्स अ लॉट ऑफ असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स दैट विल लीड टू मच प्रैक्टिस, क्या बच्चे को बहुत सारी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्टिंग एवरी मिस्टेक्स अ लर्नर्स मेक्स एंड गिविंग द रेलिवेंट रूल ऑफ ग्रामर एज अ इमीडिएट फीडबैक, मतलब बच्चे को तुरंत जो गलती उसने की है वो तुरंत बता देना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल्स इन विच लर्नर्स प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम्स
मैकेनिकली, या फिर ये करना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनेबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रायर नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज। या ऑफ कोर्स यहाँ पे अब आंसर आप लोग को दिख रहा होगा कि क्या होगा सही जवाब। ओके, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा मैं आपको बता दूं कि ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग। इनेबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रायर नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज। ओके, ताकि बच्चा क्या कर पाए, नए ज्ञान का सृजन कर पाए। अगले सवाल पे आते हैं। रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू। तो बच्चे की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे बेस्ट में सुधार कैसे होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, टीचिंग लर्नर्स टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग read। या फिर ऑप्शन नंबर बी, आस्किंग द चिल्ड्रेन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड। या फिर ऑप्शन नंबर सी, हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक वर्ड्स सॉफ्टली व्हाइल रीडिंग। या फिर ऑप्शन नंबर डी, लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्क कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो राइट जवाब होगा जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, ये इनेबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप। इनेबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप पूछा क्या गया था, सवाल था यहाँ पे, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू, मतलब बच्चे में कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग के लिए, अच्छी रीडिंग के लिए क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है, आप सबके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके, और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। अ टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब्स अ डोमेस्टिक सीन्स विच शोज द फादर कुकिंग इन द किचन, द मदर कम्स होम फ्रॉम वर्क एंड द सन स्विंग दैट द कॉन्सेप्ट कन्वेड। मतलब क्या कर रहे हैं, द टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब्स अ डोमेस्टिक सीन, मतलब कोई टेक्स्ट बुक है जो घरेलू सीन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है। विच शोज द फादर कुकिंग, जिसमें कि कहा गया, दिखाया गया या बताया गया कि पिताजी खाना बना रहे हैं। द मदर कम होम फ्रॉम वर्क, और माता जी क्या कर रही हैं, काम से आ रही हैं, और बच्चा उनका क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। तो इसमें दिखाया क्या गया है, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चलिए, आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। और फ्रेंड्स, क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करेंगे। और सबसे ज़रूरी और अहम बात ये कि क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको क्लास की डेली वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, डिवीज़न दी लेबर एमंग सेक्सेस, नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, वर्क इज वर्शिप, ये भी नहीं होगा। रिमूविंग जेंडर बायस, ये ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट जवाब हेयर। यहाँ पे जेंडर बायस को, लिंग रूढ़िबद्धता को हटाया गया, मतलब दूर फेंका गया। ठीक है, ये कहा गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि केवल महिलाएं ही घर का काम कर सकती हैं या केवल पुरुष ही घर का काम कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये कहा गया कि घर का काम कोई भी कर सकते हैं और बाहर का काम कोई भी कर सकता है। पुरुष घर का काम कर सकते हैं, महिला बाहर के काम करके आ सकती हैं या बाहर जॉब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है जिससे कि जेंडर बायस जो है हमारे समाज में व्याप्त, उसको हटाया जाए। ठीक है, उसको इग्नोर किया जाए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल तो आप कुछ है नहीं। मुझे आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इंग्लिश की पेडागोजी में। तब तक के लिए जय हिंद।